हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एनके चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 9 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेंज का नियम आज अपन पढ़ने वाले हैं। लेंज का जो नियम है ये थ्योरी एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल परीक्षा के वाइवा एग्जाम यानी मौखिक परीक्षा के अंदर भी बाह्य एग्जामिनर के द्वारा ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। इसका जो स्टेटमेंट है, इसका जो कथन है वो लिखना बहुत सरल है, पर उसको समझना उतना ही कठिन है। तो अगर अपन इसका केवल स्टेटमेंट समझते हैं तो आगे के जो टॉपिक हैं वो अपने क्लियर नहीं हो पाएंगे, इसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आप निश्चित रूप से इस टॉपिक को बहुत गहनता से समझ पाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोग अभी नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम समय के ऊपर महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आप लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं लेंज का नियम। कल के वीडियो में, जिसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने फैराडे के 2 नियम पढ़े थे। फैराडे का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई एक कुंडली है, इस तरीके से कोई एक वृत्ताकार कुंडली है, और उस कुंडली को जब आप किसी विद्युत परिपथ में जोड़ देंगे और उस परिपथ में आप कोई गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे, इसमें कोई विद्युत स्रोत नहीं जुड़ा हुआ है तो इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जब इस कुंडली के पास में यदि आप कोई मैग्नेट रखते हैं तो केवल मात्र मैग्नेट के रखने से इसमें किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन ये जो मैग्नेट है ये जब सापेक्ष गति करती है, सापेक्ष गति का मतलब है आगे या पीछे विस्थापित होती है। आप चाहे मैग्नेट को गति करवाएं या फिर इस कुंडली को गति करवाएं, दोनों के बीच की दूरी है वो समय के साथ यदि परिवर्तित होती है। तो कल के वीडियो में अपन ने फैराडे के नियम के अनुसार समझा कि इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब फैराडे का इतना स्टेटमेंट ठीक था कि इसके अंदर विद्युत धारा बहेगी, लेकिन वैज्ञानिक ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई विद्युत धारा की तो इसमें 2 दिशाएं हो सकती हैं। और आपने देखा था कि गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप भी विपरीत आता है। जब ये दक्षिणी ध्रुव इसके समीप जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप किसी एक दिशा में होगा, और जब ये दक्षिणी ध्रुव इससे दूर जाएगा तो विक्षेप है वो विपरीत दिशा में होगा। लेकिन अब यह बात समझाना अति महत्वपूर्ण है कि उस विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होगी। आप एक बात जानते हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव जब समीप जाएगा तो किसी एक डायरेक्शन में करंट बहेगा, और जब यही दक्षिणी ध्रुव जब इससे दूर जाएगा तो दूसरी डायरेक्शन में करंट बहेगा। बट उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसको बताने के लिए लेंज ने अपना स्टेटमेंट दिया। अब आप इस बात को बहुत आसानी से और सुविधापूर्वक समझेंगे। देखिए कि जब इस दक्षिणी ध्रुव को आप इसके नज़दीक लेकर के जाएंगे तो इसके अंदर बहने वाली जो विद्युत धारा है वो यदि या तो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार कर सकती है या फिर दक्षिणी ध्रुव की भांति, 2 ही स्थितियां हो सकती हैं। तो इस दक्षिणी ध्रुव को यदि आप इसके समीप लेकर के जाते हैं और यदि ये कुंडली है वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करती है तो इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण बल लगेगा तो बिना कोई धक्का लगाए अपने आप ये चुंबक इस कुंडली की तरफ चली जाएगी, और बिना धक्का लगाए, बिना किसी बाह्य कार्य के आप लोगों को इस परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना नहीं करता है। यहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम है वो भंग हो जाता है। तो लेंज ने यह कहा कि इस चुंबक को इसके नजदीक लाने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब सोचने वाली बात है कि इस चुंबक को नजदीक लाने के लिए कार्य कैसे करेंगे? कार्य करने का मतलब है कि यहां पर कोई प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, उस प्रतिकर्षण बल के विपरीत अपन कार्य करेंगे। और प्रतिकर्षण बल कब लगेगा? कि जब दक्षिणी ध्रुव नजदीक आएगा तो कुंडली में बहने वाली जो धारा है वो उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार ना करके दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करनी चाहिए। यानी कि दोनों समान प्रकृति के ध्रुव होंगे तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, और उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको इस चुंबक को लाने में कार्य करना पड़ेगा।
यानी कि ये जो चुंबक का सिरा है वो दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा, और दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करने का अर्थ है इसमें बहने वाले जो करंट की डायरेक्शन है वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर है। और यदि अपन इसका ठीक ऑपोजिट करते हैं, ऑपोजिट स्थिति में ले लीजिए कि वापस वही मैग्नेट है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, और यहां पर आपने वो दूसरी कुंडली रख रखी है, और अब की बार आप क्या करेंगे, इस मैग्नेट को आप इससे दूर लेकर के जाएंगे। तो जब आप इस मैग्नेट को दूर लेकर के जाएंगे तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फैराडे के नियम के अनुसार धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो अब जो धारा की दिशा है उसका निर्धारण है वो लेंज करता है, और लेंज क्या कहता है कि आप इसके बाद में इसे जब दूर लेकर के जाएंगे तो यहां पर भी इसका विरोध होगा, और विरोध होने का मतलब है कि दक्षिणी ध्रुव जब दूर जाएगा तो यहां पर इसके बीच में आकर्षण बल लगना चाहिए, ताकि आप उस आकर्षण बल के विरुद्ध इसे दूर ले जाएंगे। आपको बाहर से दूर ले जाने में कार्य करना पड़ेगा, और वो जो कार्य है वही आपको विद्युत ऊर्जा के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अब की बार कैसा बल लगना चाहिए, जब ये चुंबक दूर जाएगी तो आकर्षण बल, और आकर्षण बल कैसे ध्रुवों के बीच में लगता है, विपरीत प्रकृति के ध्रुवों में, और यहाँ पे आप दक्षिणी ध्रुव को दूर लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पे आकर्षण के लिए कौन सा ध्रुव बनना चाहिए, उत्तरी ध्रुव बनना चाहिए। तो अब की बार जो करंट की डायरेक्शन है वो उत्तरी ध्रुव के रूप में प्राप्त होगी, यानी इस तरह से प्राप्त होगी, और इस दिशा को आप कौन सी डायरेक्शन कह सकते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो अब की बार जो करंट की डायरेक्शन है वो आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज प्राप्त होगी। मेरी बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। लेंज ने ये कहा कि यहाँ पर बहने वाली या उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है वो उस दिशा में होगा, इस प्रकार होगा कि वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है। यदि समीप आता है तो यहाँ पे बहने वाला करंट है वो उस दिशा में होगा, वो उस समीप आने का विरोध करेगा, और यदि चुंबक दूर जा रही है तो अब इसके अंदर उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित धारा है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वो उसको दूर नहीं जाने देगी। अब आप मुझे एक सिंपल सा मेरा एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि यदि मैं इस मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव यहाँ पे रखता, और यदि उत्तरी ध्रुव को रख करके इस कुंडली की तरफ ले जाता, तो आप बताएं कि ये जो कुंडली है इसमें बहने वाले जो करंट की डायरेक्शन है, प्रेरित धारा की दिशा है, वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। आप सिंपल देख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव जब नजदीक जाएगा तो प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, ताकि उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, और प्रतिकर्षण बल लगने का मतलब है यहां पर भी उत्तरी ध्रुव होना चाहिए, और उत्तरी ध्रुव का मतलब है करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब आप ये कह सकते हैं, आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि सर क्या मैग्नेट का गति करना ही जरूरी है? बिल्कुल नहीं, मैग्नेट का गति करना जरूरी नहीं है। मैग्नेट को आप स्थिर रख दें, इस कुंडली को गति करवा दें, और इस कुंडली को जब आप गति करवाएंगे तो सेम स्थिति है, जब कुंडली नजदीक आएगी तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए, और जब दूर जाएगी तो आकर्षण बल लगना चाहिए, ताकि आपको उस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़े। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने अभी कहानी समझी है उस कहानी को मैं पहले पैराग्राफ के रूप में लिख लेता हूँ, बाद में अपन उस सब को बिल्कुल सारांश के रूप में लेंज के नियम का स्टेटमेंट डाल देंगे। चलिए पहले इसका पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कि बंद परिपथ से जुड़ी कुंडली के समीप छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाने पर, छड़ चुंबक का जो साउथ पोल है वो आप लेकर के आएंगे, यानी लेकर के आपको उसको आने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? दक्षिण ध्रुव लाने पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा किस तरह की देखी गई? क्लॉकवाइज देखी गई, और क्लॉकवाइज दिशा का मतलब है दक्षिण ध्रुव ही बन जाना। क्लॉकवाइज दिशा का मतलब है दक्षिणी ध्रुव ही बन जाना, और आप कौन से ध्रुव को लेकर के आ रहे थे? दक्षिणी ध्रुव को लेकर के आ रहे थे, यानी दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी वो मैग्नेट है वो दूर भागेगी, फिर भी आप उसे पकड़ करके जबरदस्ती कुंडली की तरफ लेकर के आएंगे, तो उस प्रेरित धारा की दिशा है वो क्लॉकवाइज होगी, जो क्या प्रदर्शित करती है? जो प्रतिकर्षण दर्शाती है।
एवं दक्षिणी ध्रुव को दूर ले जाने पर, अब की बार आप इस दक्षिणी ध्रुव को जब दूर लेकर के जाएंगे तो इसके अंदर उत्पन्न होने वाली धारा की जो दिशा है वो इस प्रकार से होगी कि वो इसको दूर ना जाने दे। वो अपनी उत्पत्ति होने के कारण का विरोध करेगी, वो इसको दूर जाने नहीं देगी। तो क्या होगा, इसके बीच में प्रेरण के कारण है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उत्पन्न होती है। और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है वो कौन से ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी, उत्तरी ध्रुव की भांति। यानी दक्षिणी ध्रुव जब दूर जाएगा तो उसको उत्पन्न होने वाली धारा है वो उत्तरी ध्रुव की भांति होगी, यानी कि वो उसको आकर्षण करेगी और आपको उस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना है। क्लियर है? इस प्रकार अपन कह सकते हैं। क्या अब अपन लेंज के नियम का स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर या वाइवा के अंदर एग्जामिनर के सामने उत्तर देना है। क्या सारांश निकलेगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, किसकी वजह से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपने कह तो दिया, ये है क्या। तब आपको फैराडे और हेनरी का जो प्रयोग था, जो पिछले वीडियो में आपने समझा है, उसको पूरे को विस्तार पूर्वक बताना है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रत्येक स्थिति में, चाहे आप चुंबक को नजदीक लेकर के आएं, चाहे दूर लेकर के जाएं, चाहे आप उत्तरी ध्रुव को नजदीक लाएं, चाहे आप दक्षिणी ध्रुव को नजदीक लाएं, चाहे आप कुंडली को दूर ले जाएं या समीप लेकर के आएं, पिछले प्रयोग में आप लोगों ने विस्तार पूर्वक समझा है। तो प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यदि परिपथ बंद है, लूप में है, तो उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी जो दिशा है वो किस प्रकार से होगी। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है, किस प्रकार होती है कि वह अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करे। आपको सिंपल इतना लिखना है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है उसको केवल यही लाइन चाहिए कि वह अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करे। इतनी लाइन एग्जामिनर को कॉपी में लिख जाएगी, आपका आंसर है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बात को फील करना है, समझना है कि उत्पन्न होने वाले करंट की डायरेक्शन का निर्धारण अपन किस तरह से कर सकते हैं। अभी अपन कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स के द्वारा इस नियम को बहुत अच्छे से समझेंगे। परीक्षा में यदि लेंज का नियम आता है, 1 नंबर का स्टेटमेंट आता है, तब आपको केवल ये जो 3 लाइनें हैं वो उत्तर के रूप में लिखनी है। अब अपन सवाल करेंगे। देखिए, किसी भी प्रश्न को अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया है, इस बात का निर्धारण तब होता है जब आप उस प्रश्न के, उस टॉपिक के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है वो आप कर पाते हैं। चलिए अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो क्लियर करते हैं ताकि लेंज का नियम है वो आप लोगों का 100% क्लियर हो सके। यहाँ पे ऊपर आप लोगों के पास वही लेंज के नियम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है और नीचे यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज, एक एप्लीकेशन क्वेश्चन डालने का प्रयास किया है। इस तरह के प्रश्न है वो आप लोगों के नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट लेवल का क्वेश्चन है ये। इसके स्टेटमेंट से नहीं आएगा, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। देखिए किस तरह से। इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को दाहिने हाथ का अंगूठा नियम बताना चाहूँगा। दाहिने हाथ का अंगूठा नियम क्या कहता है कि आप किसी भी तार को, यदि तार सीधा है तो उसे अंगूठे के साथ में पकड़ो। करंट की डायरेक्शन यदि अंगूठे की डायरेक्शन में है तो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में होगा। और इसके बाद में आपने ये पढ़ा है कि यदि तार है वो वृत्ताकार है या मुड़ा हुआ है तो अब की बार उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपने पढ़ा है कि दाहिने हाथ की जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं उनको आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो ये जो अंगूठा है वो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और यदि करंट है वो इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो अब की बार अंगूठा है वो तल के लंबवत अंदर की तरफ हो जाएगा। दाहिने हाथ का नियम है वो आपने चैप्टर नंबर 7 में बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ा है, पहले वो क्लियर होना चाहिए। अब अपन चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये नियम अच्छे से तैयार होगा। यदि नहीं भी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैप्टर नंबर 7 के वीडियोस जब देखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का जो दाहिने हाथ का अंगूठा नियम है उसको पहले समझ लीजिए। चलिए देखिए, ये मेरे पास पहला लूप है और ये मेरे पास दूसरा लूप है। 2 अलग अलग लूप हैं, यानी 2 क्वेश्चन हैं। तो पहले मैं फर्स्ट लूप की बात करता हूं।
यहाँ पे ये मेरे पास क्रॉस लगा करके चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्रॉस का मतलब पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है और डॉट का मतलब बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो इस पेन की डायरेक्शन में है, यानी ऊपर से ठीक नीचे की तरफ जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। अब आप क्या करते हैं कि ये एक बंद लूप है और इस बंद लूप को आप खींच करके इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जब आप इस लूप को धीरे धीरे इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे तो इस लूप के अंदर से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्लियर है? और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होने का मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन होना। और फैराडे का पहला नियम कहता है कि फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और यदि लूप बंद है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। अब लेंज कहता है कि प्रेरित धारा की जो दिशा है वो लेंज के नियम से आप निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग आइडिया लगाएं कि मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं P Q R। तो या तो जो करंट है वो P से Q R और वापस P पे जाएगा, और या फिर करंट है वो P से R से होते हुए Q से जाकर के फिर P के ऊपर जाएगा। 2 ही डायरेक्शन हो सकती हैं। अब दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है। देखिए कैसे। लेंज ये कहता है कि वो जो करंट होगा वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगा। उत्पत्ति के कारण का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप इस लूप को अंदर ले जाएंगे इसमें चुंबकीय फ्लक्स या बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी और इसके अंदर जो प्रेरित धारा है वो उस दिशा में होगी कि वो इस परिवर्तन का, इस वृद्धि का विरोध करे। विरोध करने का मतलब है कि अब की बार फ्लक्स के मान में वृद्धि हो रही है तो वो जो धारा है वो विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। विपरीत दिशा में जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस बढ़ते चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होने के कारण वापस परिमाण 0 आने का प्रयास करेगा। मेरी बात को दोबारा समझिए। जब आप इस लूप को अंदर लेकर के आएंगे तो इसके अंदर से गुजरने वाली लंबवत नीचे की तरफ जाने वाली बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। और वृद्धि के कारण धारा होगी। वो धारा की दिशा किस प्रकार से होगी? वो धारा उस दिशा में होगी, वो ये कहेगी भाई चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। और नहीं होने का मतलब है कि अब विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाला करंट जाएगा। और विपरीत दिशा का मतलब क्या है? यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो लंबवत अंदर है, तो प्रेरित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृष्ठ के बाहर की तरफ होना चाहिए। और पृष्ठ के बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र जब होगा तो उसके लिए जो करंट है वो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में आना चाहिए। यानी कि अब की बार जो प्रेरित धारा है वो पहले लूप में मुड़ी हुई अंगुलियों की धारा के अंदर दिशा में होगा तो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंगूठे की दिशा में होगा। और अंगूठा अपने को किधर रखना है? पृष्ठ के बाहर की तरफ रखना है, तभी तो इसका विरोध होगा। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर प्रेरित धारा की दिशा है वो मुड़ी हुई अंगुलियों की दिशा में होगी, यानी P से Q फिर R और फिर P की दिशा में होगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ धारा की दिशा। तो विद्युत धारा जो है वो आप लोगों के पास फर्स्ट लूप में P Q R P होगी। क्लियर है? P Q R P होगी। अब चलिए दूसरे लूप में चलते हैं। दूसरे लूप को आप दोबारा समझने का प्रयास करें, टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो दूसरे लूप में अपन क्या कर रहे हैं कि इस लूप को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप इस लूप को बाहर ले जाएंगे तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में, इस लूप में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी या वृद्धि होगी? बताइए, सोच के बताइए। जब लूप बाहर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से, जब ये लूप अंदर है तब तो इसमें से बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं। जब ये लूप बाहर की तरफ खिसकना, आप खिसकाना प्रारंभ करेंगे तो धीरे धीरे बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में यानी फ्लक्स में कमी होना मतलब परिवर्तन होना। और फैराडे का नियम कहता है कि यदि परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, और यदि परिपथ बंद है, लूप क्लोज्ड है, तो प्रेरित धारा प्रवाहित होगी। यानी ये एक वृत्ताकार बंद लूप है तो डेफिनेटली इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी।
और लेंज कहता है कि उस धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करे। तो अब इसकी बल रेखाओं की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो वो जो धारा है वो ये कहेगी कि भाई मैं कमी होने नहीं दूंगी। प्रेरित धारा है वो ये कहेगी कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होनी नहीं चाहिए। तो कमी नहीं होने का मतलब क्या है कि अब ये इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में बढ़ाने का प्रयास करेगी। जब कोई चीज कमजोर होती है और यदि आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी संख्या में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। तो वृद्धि करने का प्रयास का मतलब क्या है कि इस लूप में बहने वाली प्रेरित धारा ऐसी दिशा में हो कि उसके कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र इस पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए। इस पहले वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होने का मतलब है कि बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाना। किसकी वजह से, प्रेरित धारा की दिशा की वजह से। यानी कि जब आप इस लूप को बाहर खींचेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी, तो प्रेरित धारा उस कमी का विरोध करेगी, वो उस बल रेखाओं की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेगी। यानी कि अब की बार जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर होना चाहिए प्रेरित धारा के कारण। और यदि चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो वही दाहिने हाथ का अंगूठा नियम लाइए और उसके अंदर आप अंगूठे को नीचे की तरफ ले जाइए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो अब की बार मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी। तो अब की बार आपका जो करंट है वो एक्स से होकर के जेड पे जाएगा और फिर वाई से होकर के वापस एक्स पे चला जाएगा। तो इस दूसरे लूप के अंदर जो धारा उत्पन्न होनी है उसकी दिशा है वो x से z फिर y पे जाएगा और पुनः x पे जाएगा। यहाँ पे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखेंगे, आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनका नाम लिखते हुए धारा की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से एक बहुत छोटा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो नीट लेवल के एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। चलिए यहाँ पे अपने पास ये एक क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक्सरसाइज के लिए दे देता हूँ, डायग्राम बना करके क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपको ये जो दूसरा डायग्राम यहाँ पे नजर आ रहा है इससे संबंधित मेरा प्रश्न है। इसमें दो लूप हैं, ये प्रथम लूप है, ये द्वितीय लूप है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे लूप फर्स्ट में करंट की दिशा दो ही दिशा हो सकती है, ए बी सी ए हो सकती है या फिर ए सी बी ए हो सकती है। पहले आप लूप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे और फिर लूप सेकंड का आंसर लिखेंगे। यहाँ पे जो डॉट है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले लूप को आप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जा रहे हैं और दूसरे लूप को आप चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से आप दोनों में करंट की डायरेक्शन अच्छे से पता कर पाएंगे। यदि आपको ये जो एग्जाम्पल है वो अगर क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है, तो आप इसका आंसर है वो लिख पाएंगे। यदि इसमें भी किसी को दिक्कत आती है तो फिर अपन इसका सॉल्यूशन है वो आप लोगों को मैं किसी लाइव सेशन के अंदर, अब अपन हर संडे को अपना लाइव सेशन होगा। पूरे वीक में पढ़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उससे जुड़े हुए जो भी छोटी मोटी आप लोगों की दिक्कतें हैं वो अपन लाइव सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। टाइमिंग लाइव सेशन का क्या होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब इसके बाद में लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कैसे? इसके ऊपर दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। यदि एक नंबर का प्रश्न आता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है, तब आपको केवल मात्र इसकी कहानी लिखनी है। और यदि प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए कि लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है, या फिर दो नंबर का प्रश्न आता है जिसमें प्रूफ पूछा जाता है, तब आपको इसके साथ इसका दूसरा आंसर देना है जिसमें अपन मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे। तो जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। आज अपन एक नंबर के प्रश्न के अंदर जब लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की पालना पूछा जाता है तब आपको उसका क्या आंसर देना होता है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी अपन ने चर्चा करी है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वो ऐसी दिशा में होगी कि वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करे। इन्हीं बातों को लिखते हुए अपन इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे।
आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और अपने नोट्स अच्छे तरीके से लिख लें। तो मेरे हिसाब से लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण की जो व्याख्या है, इसकी कहानी आपको अभी जो आपने लेंज का नियम समझा है उसके आधार पर स्वयं लिखनी चाहिए। आप एक बार इन नोट्स को पढ़ सकते हैं और एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में जो आंसर दे रखा है उसको पढ़ सकते हैं। दोनों को पढ़ने के उपरांत आप अपनी भाषा के रूप में इस प्रश्न को तैयार करें, बेहतर रहेगा। आपने समझ लिया है कि प्रेरित धारा है वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करेगी। चलिए, फिर भी मैंने यहाँ पे आप लोगों की मदद के लिए थोड़ा सा आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है। देखते हैं। प्रयोगों में देखा गया, क्या देखा गया कि छड़ चुंबक को कुंडली के समीप एवं दूर ले जाने पर, जब आप किसी भी छड़ चुंबक को या तो कुंडली के पास लेके आते हैं या फिर कुंडली से दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है, दूर ले जाने पर उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा, उत्पन्न होने वाली प्रेरित विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो अपनी उत्पत्ति के विरोध की दिशा में होती है, यानी अपनी उत्पत्ति का विरोध करती है। उस प्रेरित धारा की दिशा उस प्रकार से होती है कि वो अपनी उत्पत्ति का विरोध करे। अर्थात चुंबक के लिए किया गया कार्य, चुंबक को जब आप विस्थापित करेंगे, चुंबक को जब आप गति करवाएंगे, तो चुंबक की इस गति में किया गया कार्य, बाहर से किया गया कार्य, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है वही विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ये जो प्रेरित धारा की दिशा है वो यह प्रदर्शित करती है कि यांत्रिक ऊर्जा में किया गया कार्य ही आपको विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। यदि ऐसा नहीं होता, यदि आप दक्षिणी ध्रुव को नजदीक ले जाते और चुंबक में उत्तरी ध्रुव बन जाता, तब आकर्षण बल लगता, और यदि आप दक्षिण ध्रुव को दूर ले जाते और चुंबक में कुंडली में दक्षिणी ध्रुव बन जाता यानी प्रतिकर्षण बल लगता, तो भी इसमें प्रतिकर्षण की स्थिति होती। तो इसके लिए अपन ने लिखा है कि यदि प्रेरित विद्युत धारा विरोध नहीं करती तो परिवर्तन का सहयोग करती। मान लीजिए जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है वो उसको सपोर्ट करती। यदि आप चुंबक को नज़दीक ले जा रहे हैं तो वो उसे खींच लेती, और चुंबक को आप दूर ले जा रहे हैं तो वो उसको धकेल देती। परिवर्तन का सहयोग करती। तो छड़ चुंबक को थोड़ा सा विस्थापित करने पर, यदि आप छड़ चुंबक को थोड़ा सा ही विस्थापित कर देते तो उच्च मान की विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती। थोड़ी सी यांत्रिक ऊर्जा देने पर उच्च मान की विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती। और अगर ऐसा हो जाता तो इस तरह के जो इंजन हैं वो बहुत पहले ही बन जाते, थोड़ी सी ऊर्जा देने पर बहुत ज़्यादा आउटपुट होना। लेकिन ये जो स्थिति है वो ऊर्जा संरक्षण के विपरीत है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध करती है। तो इस तरीके से आप इस 1 नंबर के उत्तर में ये अपनी कहानी है वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में इसी टॉपिक में अपन एक टॉपिक और पढ़ते हैं। प्रेरित विद्युत धारा है उसकी वैल्यू कितनी होती है। आपने कह दिया कि सर प्रेरित विद्युत धारा होगी, यदि लूप बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी, लेकिन उस प्रेरित विद्युत धारा की वैल्यू कितनी होगी। और यदि धारा प्रेरित हो रही है तो इसका मतलब उस परिपथ में आवेश भी प्रवाहित हो रहा है, और वो जो प्रवाहित आवेश है उसे अपन प्रेरित आवेश कह देंगे। तो अब अपन इसी वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लें। तो अब अपन पढ़ेंगे प्रेरित धारा एवं प्रेरित आवेश के बारे में, यानी इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में। तो प्रेरित धारा का जो व्यंजक है, जो फॉर्मूला है, वो कहाँ से आएगा। आप सोच के देखेंगे प्रेरित धारा है वो अपने पास कहाँ से आएगी। जिस कुंडली की अपन बात कर रहे हैं उस कुंडली के अंदर कोई चालक तार लगा हुआ है और निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई प्रतिरोध भी होगा। और आप जानते हैं कि जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो निश्चित रूप से उसमें कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल भी होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू यानी V को अगर अपन उसको V से प्रदर्शित करें और R आपके पास है तो विद्युत धारा कहाँ से आएगी, ओम के नियम से आ जाएगी। यानी ओम का नियम अपन अप्लाई करके और प्रेरित धारा की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इसके लिए अपने को वोल्टेज की वैल्यू चाहिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चाहिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कहाँ से आएगा, इसके लिए अपन ने पिछले वीडियो में फैराडे का नियम पढ़ा था।
तो अब अपन फैराडे का नियम का उपयोग करेंगे, लेकिन फैराडे के नियम में आपने चर्चा करी थी कि फैराडे के नियम के बाद में लेंज ने कहा कि वो अपनी उत्पत्ति के कारण का विरोध करता है, और उत्पत्ति के कारण के विरोध को प्रदर्शित करने के लिए वहाँ पे माइनस का चिन्ह आया था। चलिए एक बार अपन लेंज के नियम का जो मैथमेटिकल अपने डेफिनेशन लिखी थी उसके साथ में उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस आप लोगों को एक बार लेंज के नियम की डेफिनेशन में लेके चल रहा हूँ। वहाँ पे आपने ये इसका स्टेटमेंट लिखा था, और इस स्टेटमेंट के साथ में आप लोगों को इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहिए था। तो ई की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू अपन ने कल कही थी फैराडे के नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर, तो डी फाई अपॉन डी टी, लेकिन उत्पत्ति के विरोध को प्रदर्शित करने के लिए इसके साथ माइनस अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे ई की जो वैल्यू है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखनी चाहिए, जिसको अपन ने कल के वीडियो में आज समझने के लिए बाकी छोड़ रखा था। तो अब अपन जब लेंज का नियम पढ़ चुके हैं और फैराडे का नियम अब अपन आज के बाद यदि कहीं लिखेंगे तो उसको अपन मैथमेटिकल रूप से माइनस डी फाइव बाई डी टी लिखेंगे, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी ही लिखेंगे। चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो इस प्रेरित धारा के टॉपिक के लिए अपने को जब प्रेरित विद्युत वाहक बल चाहिए तो डायरेक्ट अपन यहाँ पर लिखेंगे कि फैराडे के और लेंज के नियम का यदि अपन उपयोग करें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो अपने को प्राप्त होता है। तो फैराडे एवं लेंज नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल बताइए कितना हो जाएगा? तो इसके लिए मैं लिखूंगा E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो इस इक्वेशन से अपन शुरू करते हैं। यदि अपने पास कुंडली में फेरों की संख्या n है तो इसके लिए अपन n भी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। क्लियर है? अब अपन जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स की जो वैल्यू होती है फाई इज इक्वल्स टू, ये होता है अपने पास बी ए। चूंकि जो थीटा की वैल्यू है वो अपन इनके बीच में 0 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बी ए कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखता हूँ कि यदि बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो समांतर है ए वेक्टर के, और इस स्थिति के अंदर थीटा का मान है वो 0 डिग्री होगा, तो कोस 0 का मान है वो 1 हो जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। वापस यदि अपन इस वैल्यू को ऊपर वाले समीकरण में रखें तो E बराबर माइनस एन आपके पास है डी अपॉन डी टी हो जाएगा, और फाई की जगह अपन वैल्यू रख देंगे बी ए। ठीक है, अब इन दोनों में से जो परिवर्तनशील राशि है वो अंदर रहेगी और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी। तो इन दोनों में से जो अपन परिवर्तन लेते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में लेते हैं, और एरिया जो होता है कुंडली का उसको अपन कांस्टेंट लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि यदि कुंडली का क्षेत्रफल क्या है? नियत है, तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का इक्वेशन है ये आपके पास हो जाएगा माइनस एन पहले से बाहर है, ए बाहर आ गया, और ये डी बी अपॉन अपने पास डी टी इक्वेशन आ जाएगी। और इसी तरीके से यदि बी को नियत मान लें अपन तो अपने पास जो बी है वो बाहर आ जाएगा और एरिया है वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, दोबारा लिख लेता हूं मैं, यदि चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत है, इस स्थिति में क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ जाएगा और एरिया है वो अंदर हो जाएगा। दोनों में से कोई सी भी संभावना है वो यहाँ पर हो सकती है डी ए अपॉन डी टी, लेकिन अपन फाई की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर केवल यही वैल्यू लेंगे E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये अपन ने समझने के लिए लिखा है। यदि मैं कहता हूँ कि यदि कुंडली का प्रतिरोध अपने पास हो, कुंडली के प्रतिरोध की वैल्यू है, कुंडली का प्रतिरोध कितना मान लें? R हो, तो
किसका नियम लगाएंगे अपन? ओम नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम अपन अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ओम नियम से क्या हो जाएगा बताइए? देखिए ओम के नियम से क्या हो जाएगा। ओम का नियम यदि अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो अपने पास I बराबर E/R रह जाएगा। ठीक है, और R है वो अपने पास कुंडली का प्रतिरोध है। अब आप यहाँ पे अपने को I की वैल्यू तो निकालनी ही है, तो अपने पास I बराबर E की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं। क्या रखेंगे? -N/d∅/dt। तो -N/d∅/dt बटा में क्या चल रहा है? R चल रहा है। तो R को अपन इसके बटा में ले जाएंगे। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अपन प्रेरित धारा की समीकरण कह सकते हैं। इसको मैं बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। प्रेरित धारा की समीकरण अपने पास आ जाएगी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। धारा का मान निकालने के लिए ओम का नियम लगाना चाहिए, और ओम का नियम I बराबर V/R होता है। V कहाँ से आएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल कहाँ से आएगा? तो आप जानते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फैराडे के नियम से अपन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने को प्रेरित आवेश की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए प्रेरित आवेश कैसे निकालेंगे? यदि आपके पास विद्युत धारा की वैल्यू आ जाती है तो प्रेरित आवेश कैसे आएगा? विद्युत धारा की परिभाषा से। विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है उसको अपन अप्लाई करते हैं। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है कि I का मान होता है वो आवेश प्रवाह की दर के तुल्य होता है। I बराबर dq/dt होता है। यहाँ से मुझे वैल्यू dq की चाहिए, तो dq के बराबर यदि मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये I dt हो जाएगा। क्लियर है? तो अब यदि मैं I की वैल्यू है वो यहाँ से ऊपर वाले समीकरण से रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो dq की वैल्यू है वो आ जाएगी। I की जगह क्या लिखूँ मैं? बताइए। -N/R लिख दूँ, d∅/dt लिखूँ, और इसके साथ में dt है वो मल्टीप्लाई में भी होगा। तो यहाँ पर dt से dt रिमूव हो जाएगा, और आपके पास dq की जो वैल्यू आएगी वो -N/R d∅ हो जाएगी। ठीक है, और अब अपने को वैल्यू आवेश की चाहिए, तो आवेश के वैल्यू निकालने के लिए अपने को इसका क्या करना चाहिए? समाकलन कर देना चाहिए। तो समाकलन जब अपन करेंगे तो dq का मान तो q हो जाएगा, और यहाँ पे समाकलन फाई के सापेक्ष हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के सापेक्ष हो रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन हो रहा है, तभी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स की प्रारंभिक वैल्यू को φ1 कह दें और अंतिम वैल्यू को φ2 कह दें। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। यहीं पर मैं इसका समाकलन कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब अपन समाकलन लिखेंगे तो आपको यहाँ पे निश्चित समाकलन करना है, लिमिट लगानी है φ1 से लेकर के φ2 तक, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा किसी पहली वैल्यू से लेकर के अंतिम वैल्यू तक, तभी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो एक लाइन को मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ। dq का समाकलन है वो मेरे पास q आ जाएगा, बराबर ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं एक बार N/R यहीं लिख लेता हूँ। d∅ का समाकलन आपके पास फाई होगा, और उसकी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास अपर लिमिट φ2 माइनस लोअर लिमिट φ1 हो जाएगा। और अब आप यदि इस माइनस को अंदर ले जाना चाहें तो अपने पास q की जो वैल्यू है वो अपने पास क्या हो जाएगी? देख के बताएं। N/R रहेगा यहाँ पर, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इनकी जगह भी चेंज कर देगा, तो ये अपने पास φ1 माइनस φ2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास प्रेरित आवेश की वैल्यू आ जाती है N/R φ1 माइनस φ2। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने पास एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि प्रेरित आवेश का जो मान है वो फ्लक्स में परिवर्तन के ऊपर निर्भर करता है। प्रेरित आवेश का जो मान है, ध्यान देना भैया, यहाँ से बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो प्रेरित आवेश का मान है वो चुंबकीय फ्लक्स के ऊपर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऊपर निर्भर करता है, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऊपर निर्भर करता है, ना कि परिवर्तन की दर के ऊपर। जबकि
प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऊपर निर्भर करता है। तो इस बात को आप नोट डाल करके अच्छे से लिख लें कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से अपना प्रेरित आवेश का जो टॉपिक है वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपन एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 5, उसको अपन सॉल्व करते हैं। उसके सॉल्यूशन के बाद में आज का टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 1.6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मैं इन वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। ए की जो वैल्यू है वो 1.6 सेमी स्क्वायर है। इसको अपन SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें। 1.6 सेमी को मीटर में बदलने पर -2 लगता है, ये स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है तथा 50 फेरों वाली कुंडली, फेरों की संख्या को अपन कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, तो 50 फेरे दे रखे हैं। एक कुंडली को 0.3 सेकंड में, यानी टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, समय का अंतराल दे रखा है 0.3 सेकंड, इतने में 1 पॉइंट टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, यहाँ पे B की वैल्यू आपको दे रखी है 1.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रख दिया जाता है कि जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे। अगेन अपन बार बार इस चीज़ को समझ रहे हैं और समझना बहुत ज़रूरी है। ये आपके पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपके पास कोई कुंडली है, उस कुंडली को तल के लंबवत रखना है। और कुंडली को तल के लंबवत रखने का मतलब है कि इस तल का जो क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा तल के लंबवत होती है। तो क्षेत्रफल की जो दिशा है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। यानी इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि जब कभी भी ये लिखा होगा कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, तो आप थीटा की जगह 0 डिग्री रखेंगे, क्योंकि थीटा का जो मान है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का एंगल होता है। 0 डिग्री लिख दिया है। यदि कुंडली का प्रतिरोध आपको दे रखा है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 10 ओम दे रखी है, तो ऐसा करके उसमें कुल कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो मेरे को यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब आवेश के मान पे जाने से पहले आप लोगों को धारा पता होनी चाहिए, और धारा पता होने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल पता होना चाहिए, और प्रेरित विद्युत वाहक बल पता होने के लिए फ्लक्स में परिवर्तन पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को फ्लक्स से स्टार्ट करूँगा, इसकी वैल्यू को फ्लक्स से शुरू करूँगा। तो फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है BA cos थीटा। तो आप बहुत अच्छे से इनकी वैल्यूज़ रखते जाएं। B का मान है वो 1.8 है, एरिया का मान है वो 1.6 10⁻⁻4 है, और टेस्ला की जो वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इन दोनों का जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे पास आएगा 2.88, और 10 की पावर कितनी लगेगी, -4। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो अपने पास वेबर होता है, तो यहाँ पे अपन वेबर लगा देते हैं। जब अपने पास चुंबकीय फ्लक्स आ जाएगा, तो अब अपन प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल लेंगे, और प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है वो आपके पास -N dφ/dt रहती है। और यदि आप इस माइनस को हटाना चाहें तो इसके यहाँ पर मोड लगा दीजिए। तो मोड लगाने पर आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n का मान रखिए। सर n का मान है वो 50 है, ये मोड इस माइनस को ही तो हटाएगा, तो दोबारा मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। इनटू फ्लक्स में परिवर्तन आपके पास 2.88 और 10 की पावर -4 लेना है। क्लियर है। अपॉन टाइम में परिवर्तन, समय में परिवर्तन अभी आपको दे रखा है 0.3 सेकंड का, तो ये आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू आ जाएगी। इस कैलकुलेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है वो रहेगी 4.8 इंटू 10 की पावर -2, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो आपके पास वोल्ट आ जाएगा। जब आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया
तो अब अपन धारा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो I बराबर आपके पास वैल्यू रहेगी E/R। E की वैल्यू आपके पास 4.8 10⁻⁻² है और बटा में R की वैल्यू आपके पास 10 है। जैसे आप अप्लाई करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर जो है 10⁻⁻1 में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 4.8 10⁻⁻3 और आपके पास विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर लग जाएगा। जब विद्युत धारा आ जाती है तो अब आप आवेश बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आवेश का मान Q दिस इज इक्वल्स टू I इंटू समय अंतराल, और समय अंतराल कितना लिया गया है? dt लिया गया है। तो यहाँ पे आप I की वैल्यू कितनी आ गई? 4.8 10⁻⁻3 और dt का मान 0.3 सेकंड दे रखा है। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में आपके पास जो आंसर आएगा वो 1.44 और 10⁻⁻3 आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो यहाँ पे अपन C लगा देंगे। तो इस तरीके से ये अपना जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेंज का नियम है, प्रेरित आवेश और प्रेरित धारा का जो फॉर्मूला है, और ये एग्जाम्पल नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और आपका जो भी फीडबैक है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।